आज हम पर्सनैलिटी के बारे में सीखेंगे कि पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। पर्सनैलिटी रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड, कांस्टेंट एंड जनरल पैटर्न ऑफ द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिज और हर बिहेवियर एज एन इंडिविजुअल। इग्नू 2004। इसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति हर एक व्यक्ति के अंदर एक व्यक्तित्व होता है। तो वो जो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो एक प्रकार का ऑर्गेनाइज होता है, संगठित होता है, कांस्टेंट स्थिर होता है और एक जनरल पैटर्न, एक सामान्य पैटर्न पर होता है, जो हम उसके व्यवहार के माध्यम से एक व्यक्ति के रूप में हम उसे समझ सकते हैं। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार का एक ऐसा संगठन, स्थिर और सामान्य पैटर्न होता है जो हमें उसके व्यवहार को एक व्यक्ति के रूप में समझने में सहायता करता है। या पर्सनैलिटी इज ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद एन इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोसोशल सिस्टम दैट डिटरमाइंस द यूनिक एडजस्टमेंट इन हिज एनवायरमेंट। तो पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्ति के भीतर मौजूद डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद साइकोसोशल सिस्टम यानी कि मनोसामाजिक तंत्रों का एक ऐसा संगठन है जो उसके पर्यावरणीय के रूप में उसके विशिष्ट अनुकूल को निर्धारित करता है। एनवायरमेंट है, एक प्रकार का पर्यावरण है। और अगर देखा जाए नेक्स्ट है, पर्सनैलिटी में बी डिफाइन एज अ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कैपेसिटीज, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स। अगर देखा जाए तो ये व्यक्तित्व व्यवहार की एक ऐसी संरचना है जिसमें व्यवहार के जो तरीके हैं, रुचियां, दृष्टिकोण हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो सब इसमें समाई हुई होती है। एवरीथिंग्स आर इंटीग्रेटेड विद ह्यूमन। तो इंसान के पर्सनैलिटी क्या रही, उसका जो व्यक्तित्व है वो हर चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनैलिटी के नेचर को लेके। पर्सनैलिटी का नेचर या उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्हें क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक एंड स्पेसिफिक। देखिए यूनिक और स्पेसिफिक का मतलब होता है हर एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो अलग हो सकती है। हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अपनी अपनी अलग होती है, उसकी विशेषताएं अलग अलग होती है। कोई यूनिक हो सकता है, कोई स्पेसिफिक हो सकता है। हर एक व्यक्ति की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है पर्सनैलिटी का, कि वो किस तरीके से बात करेगा, किन चीजों में उसकी रुचि है, वो अलग हो सकती है। तो वो एक यूनिक और स्पेसिफिक है। दूसरा, सेल्फ कॉन्शियसनेस। हर एक व्यक्ति अपने व्यवहार में, अपने अस्तित्व में कॉन्शियस होता है। हर व्यक्ति को अपने बारे में पता होता है, तो वो सेल्फ कॉन्शियस होता है। जज थ्रू सोशल। जब आपका व्यवहार होता है, आपके जो व्यक्तित्व होता है, लोग उसे देखते हैं और वो जजमेंटल होते हैं, वो आपको जज कर सकते हैं। पर्सनैलिटी इंक्लूड्स करती है आपके हर एक प्रकार के बिहेवियर को, चाहे वो बिहेवियर संज्ञानात्मक हो, चाहे वो क्रियानात्मक हो, चाहे वो भावनात्मक हो। यानी कि चाहे तो आप इसे सामाजिक स्तर पर क्रियाओं में बोलें या कोई इंसान के भाव को बदलते हुए देखें, वो सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपने भाव में बदल सकता है, अपनी क्रियाओं में बदल सकता है, यहां तक कि अपनी संज्ञानात्मक तरीके से भी बदल सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति मेल होके फीमेल की तरह कैरेक्टर्स को प्रदर्शित कर सकता है। नेक्स्ट आता है डायनेमिक एंड एवर इन द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड मॉडिफिकेशन। डायनेमिक एंड एवर इन द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड मॉडिफिकेशन। सो ये डायनेमिक एंड कैसे है, व्यक्ति हमेशा बदलता है और विकसित होता रहता है। अगर देखा जाए हर एक व्यक्ति गतिशील होता है, डायनेमिक है, वो काम करना चाहता है, वो परिवर्तनशील है। हर एक व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, जो पर्सनैलिटी है, वो बदलता है, हमेशा वो बदलता है। यूनिक एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू हिज एनवायरमेंट। यूनिक एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू हिज एनवायरमेंट। तो यूनिक एडजस्टमेंट क्या रहा,
एक नए प्रकार का एडजस्टमेंट। व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अनूठा समायोजन कर सकता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टूवर्ड्स द चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी कि जो भी व्यक्ति होता है, चाहे वो अनुवांशिक तरीके से बोलो या वातावरण तरीके से बोलो, वो जो बच्चा होता है, जो जन्मा हुआ बच्चा होता है, वो धीरे धीरे जो बढ़ता है, इसमें उसकी बढ़ोतरी के समय पर एक पर्सनैलिटी की बहुत ज्यादा भूमिका देखने को मिलती है। इट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंट, टू इनर लाइफ। लैक ऑफ एडजस्टमेंट मीन स्ट्रेन एंड टेंशन। इंडिविजुअल इज फॉर एवर एक्वायरिंग न्यू पैटर्न ऑफ द एडजस्टमेंट। अगर देखा जाए तो व्यक्ति जो बाहरी एनवायरमेंट, व्यक्ति जो बाहरी तरीके से बदलता है, विकसित होता रहता है, जो व्यक्ति जो बाहरी तरीके से बदलता है, साथ में उसकी जो अपनी इनर लाइफ होगी, जो आंतरिक तरीके से बदलता है, वो दोनों जीवनों के साथ होता है। हमेशा दोनों पहलुओं में वो व्यक्ति चलता है। हमेशा आप एक ही समय पे आप बाहरी जिंदगी को देख रहे हो और फिर उस आप आंतरिक जिंदगी को भी देख रहे हो, दोनों साथ साथ चलती है। एंड पर्सनैलिटी ऑलवेज स्ट्रेव्स फॉर द गोल। हमेशा आप पर्सनैलिटी को कैसे देखते हो, वो हमेशा एक गोल को पूरा करना चाहती है। आप हमेशा अपनी जिंदगी में एक गोल को पूरा करना चाहते हो, उस गोल के ओर आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर हमेशा प्रयास करते रहते हो। आपने अपनी जिंदगी का कोई तो गोल बनाया होगा, उस गोल को हमेशा आप पाना चाहते हो। कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल। तो पर्सनैलिटी के अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, वो होता है हमेशा एक व्यक्ति कॉन्शियस हो सकता है, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी हो सकता है। हर एक व्यक्ति तीनों स्तर पे काम करता है। मोटिव्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट, टेम्परमेंट आर द रिकॉग्नाइज्ड एज अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिहेवियर। अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो मूल निर्धारक होता है। निर्धारक का मतलब होता है जो प्रभाव डालता है। प्रभाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। तो हमेशा हर एक व्यक्ति के अंदर मोटिव्स, उसकी एबिलिटी, इंटरेस्ट लेना चीजों में, ये जो चीजें हैं, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर इस प्रकार का एक डिटर्मिनेंट है, एक निर्धारक है जो उसके बिहेवियर पर प्रभाव डालेगा। At last, every individual personality has one or more distinguishing features to achieve some specific goal to solve the problem of a particular life. तो हमेशा हर एक व्यक्ति के अंदर एक व्यक्तित्व होता है जिसमें एक गुण होता है जो उसे जीवन की समस्याओं को हल करने में, लक्ष्य प्राप्ति करने में उसकी मदद करता है। ये सारी की चीजें क्या हैं? ये सब वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पर्सनैलिटी में हम देखते हैं। और पर्सनैलिटी क्या है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक व्यक्तित्व होता है जो हर एक चीज से भरा हुआ होता है, जो हमेशा व्यक्ति का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है ट्राइड्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पर्सनैलिटी। ट्राइड्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पर्सनैलिटी। अब ये ट्राइड्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पर्सनैलिटी क्या है? देखिए, ट्राइड्स का मतलब होता है ऐसे गुण या ऐसे घटक, है ना। ट्राइड्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पर्सनैलिटी, तो व्यक्तित्व के गुण या व्यक्तित्व के घटक। आप कैसे कहेंगे कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में चेंज है? पहली चीज, जब आप उसे देखेंगे उसकी पर्सनल अपीयरेंस में, जब कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता से बेहतर जजमेंट करता है, मेंटली अलर्ट रहता है, अपने पर्सनली अपीयरेंस को बेस्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली लोग उसे देखकर बोलते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कितना अच्छा है। और अब वो उन चीजों से डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें देखते हैं कि हालांकि हर एक व्यक्ति का एक अच्छा स्वभाव होता है, मित्रता करने वाला स्वभाव होता है, मदद करने की भावना होती है, जो बाहरी कमी की पूर्ति की जा सकती है। यानी कि पर्सनल अपीयरेंस में पर्सनल आ जाता है कि हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, किस तरीके से चाहता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी की मदद करें तो आप उसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इस तरह का फ्रेंडली लेवल एक नेचर होता है, पर्सनैलिटी होती है। दूसरा होता है इंटेलिजेंस। आखिर इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस का सीधा मतलब है बुद्धिमत्ता। इट इज द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू लर्न एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स
and adjust to relatively new and changing the condition. There are individual differences, but it is desire from a well-balanced personality in which intelligence is supplemented by the healthy social being. तो इंटेलिजेंस ही क्या रहा, इंटेलिजेंस क्या रहा? अगर इंटेलिजेंस की हम लोग बात करें कि यदि व्यक्ति को सीखना और समस्याओं को हल करने और नई नई बदलती ही परिस्थितियों को समायोजन करने में अगर उसकी एक क्षमता है, व्यक्ति में भिन्नता हो सकती है। यानी कि हमेशा दो व्यक्ति हैं जिनके सामने कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहते हो, तो दो व्यक्ति हमेशा ऐसे हो सकते हैं कि वो उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहते हैं। तो दोनों के अंदर चीजें बदलाव लेकर आ सकती हैं, लेकिन अगर एक संतुलित व्यक्ति होता है तो वो उसकी बुद्धिमत्ता या उसका सामाजिक गुण का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो अगर आप ये कहते हो कि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, कोई व्यक्ति वाकई में बुद्धिमान है, तो उसके अंदर सामाजिक गुण और बुद्धि का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है इमोशनैलिटी। इमोशनैलिटी का मतलब होता है भावुकता। अब हर एक व्यक्ति पर्सनैलिटी कब चेंज कर सकता है? अगर उसके अंदर भावुकता भी हो। तो पर्सनैलिटी हैज अ पावरफुल रोल टू प्ले इन आर द पर्सनैलिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड द मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी को हेल्दी बोला जाए, एकदम से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जो बहुत अच्छी हो, आपको लोग मैच्योर समझे, आपको लोग परिपक्व समझे, ऐसे केस में आपके अंदर जो इमोशनल है वो परिपक्वता के अंदर होना जरूरी है। आपकी जो अपनी व्यक्तित्वता है वो इमोशनली और परिपक्वता में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है सोशियबिलिटी। सोशियबिलिटी का मतलब होता है the trait is the present in a very degree in a different pupil, and the young child is inclined to be extremely selfish and self-centered, but gradually he learn to share his things and experiences with the other. He play with the other children and share his toys with them, and this give takes cooperation in childhood lays and foundation of a social solidarity at the adult level. तो सोलेबिलिटी क्या है, सामाजिकता क्या है? यह एक ऐसा गुण है जो विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग स्तर पे पाया जा सकता है। और छोटा बच्चा शुरू होने में स्वार्थी और आत्म केंद्रित होता है, और धीरे धीरे वह दूसरों की चीजों को देखता है, दूसरों के साथ अनुभव को साझा करता है, और बचपन में जो उसे सहयोग मिला है, जो साझा करने की जो आदत उसके अंदर आई है, वो उसके अंदर एक प्रकार की सोशियबिलिटी को, समाज के प्रति एबिलिटी को एक नींव रखती जाती है। यानी कि हर एक बच्चा बचपन में कुछ हो गया है, धीरे धीरे वो सीखता है, और जब वो धीरे धीरे सीखता है तो वो धीरे धीरे इन चीजों को बेहतर समझने लगता है, और जब उसके अंदर ये चीजें सीखने की बात आती है तो फिर वो उसके अंदर क्या होने लगता है, एक सामाजिक के अंदर सामाजिकता भी डेवलप होती है। नेक्स्ट है आपका एसेंडेंस सबमिशन। एसेंडेंस सबमिशन A trait is essentially indicative of the forcefulness of the approach among the individual. Most of us try to dominate and lead people who are inferior and subordinate to us in social position and submit to those who are superior to us. तो ascendant submission क्या रहा? ascendant submission का मतलब होता है प्रभुत्व और आधीनता। यानी कि आप कैसे एसेंडेंस करेंगे, लोगों पर प्रभुता करेंगे, आप कैसे सबमिशन करेंगे, जहां आपकी गलती है वहां आप सबमिशन करेंगे। देखिए, हमेशा हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है कि क्या वो वक्त आने पर एक प्रभावशाली होगा, क्या वो लोगों का नेतृत्व कर सकता है, क्या वो उनका एक लीडर बन सकता है, क्या उसके अंदर प्रभुता करने की क्षमता है या नहीं। तो ये जो चीज है ये प्रभुता और अधीनता को लेके है। अगर आपकी पर्सनैलिटी में चेंज है तो ये आपके अंदर सीखना होता है कि आप कैसे बचपन से ही लोगों का सहयोग करेंगे और आप धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आमतौर पर हम क्या देखते हैं, अपने में निम्न स्तर पर स्थिति में बदलते हुए लोगों के ऊपर प्रभाव को कोशिश करते हैं कि हम लोगों के ऊपर प्रभाव डालें, और ये प्रभाव जो हमारा होता है ये हमारे अंदर एसेंडेंस और सबमिशंस को लेके आता है। नेक्स्ट आता है मोरल कैरेक्टर्स। देखिए, मोरल कैरेक्टर्स क्या है? हर एक पर्सनैलिटी का एक ऐसा गुण जो समाज के प्रति स्वीकृति लाता है। आप जिस भी सामाजिक स्थिति के साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी सामाजिक लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर आपके और उनके बीच में एक संतुलन आता है जो कि आपको समझना होता है।
तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि कैसे एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्वता इंसान के अंदर होती है, वो उसे कैसे बेहतर कर सकता है। इसके अंदर अगला जो पॉइंट है समझने वाला वो है ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें पर्सनैलिटी को समझना है। देखिए पर्सनैलिटी को समझने के लिए जंग्स क्लासिफिकेशन इसमें ऐड है, और जंग्स क्लासिफिकेशन एक होता है एक्सट्रोवर्ट। देखिए एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहुमुखी। तो ये क्या है? बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। बाहर का मतलब सेंस आप समझिए, इन्वॉल्व्स इन सोशल पार्टिसिपेशन। अब यहां पर ये नहीं बोला कि आपकी पर्सनैलिटी आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, लेकिन नहीं, इसने बोला इन्वॉल्वमेंट इन सोशल पार्टिसिपेशन, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आप क्या करते हो, हर एक गतिविधियों में लोगों के साथ आप बातें करते हो, आप लोगों के साथ अपनी गतिविधियों का साझा करते हो। सो इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटीज, ऐसा हो सकता है एक्सट्रोवर्ट में आप लोगों के साथ पार्टिसिपेटेड होने लगते हो, लोगों के साथ जुड़ के काम करने लगते हो। गुड टेस्ट, अच्छा। सोशियबिलिटी, आपके अंदर समाज के प्रति एक एबिलिटी डेवलप होती है। एंजॉयमेंट सीकर, कॉन्स्टेंट इमोशनल सेंसेशंस, फ्लुएंट इन स्पीच, इंटरेस्टेड इन एबिलिटीज, ये सारी की सारी चीजें क्या है आपके अंदर एक्सट्रोवर्ट होती है। एक्सट्रोवर्ट बहुमुखी, तो ये क्या है? एक्सट्रोवर्ट है। आपके अंदर पर्सनैलिटी कैसी है? आपके अंदर जो आपके अंदर आपका व्यवहार है वो कैसा है? एक्सट्रोवर्ट है, क्या आप लोगों से जुड़ाव रखते हैं, या इनवर्ट है, क्या आप अपने से ही जुड़ाव रखेंगे? तो पहला इसके अंदर है वो है एक्सट्रोवर्ट होना। अब दूसरी बात करते हैं इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट का मतलब है कि क्या आप अपने अंदर ही हैं। अब जैसे कि कूल होना, कुछ लोग कूल होने का दिखावा करते हैं, शांत रहने का दिखावा करते हैं, शांत रहते हैं। आप अगर कंटिन्यू शांत रह रहे हो, अगर आप अलग थलग रह रहे हो, आप बिल्कुल अलग रहते हो, तो ये क्या है आपके लिए? इंट्रोवर्ट होगा। बेटर इन राइटिंग देन द स्पीकिंग, बहुत बार हम लोग ज्यादा बोलते हैं। अगर आप ज्यादा ना बोले और चीजों को लिखना शुरू करें, तो बोलने के मुकाबले अगर आप लिखना ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इंट्रोवर्ट हैं। इंटरेस्टेड इन अ बुक्स, मैगजीन, आप पढ़ना पसंद करते हैं, लोगों के बारे में आप ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहते, आप पढ़ना पसंद है। डे ड्रीमर, आप दिन में सपने देख सकते हैं, कल्पनाएं बना सकते हैं, आप अपने आप की कल्पनाएं बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती हैं, लाइक और डिसलाइक, आप पसंद नापसंद की ओर बढ़ सकते हैं। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। टेंडेंसी नॉट टू टॉक मच, हमेशा हर व्यक्ति इतना नहीं है कि वो हमेशा बोलता रहेगा, ऐसा हो सकता है आप कम बोलते हैं। गो ऑन सफरिंग बट डू नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू अदर्स, आप बिल्कुल महसूस करते हैं, लेकिन आप फिर भी लोगों से क्या करने वाले हैं? आप लोगों के साथ साझा नहीं करते हैं। तो ये क्या है? एक क्लासिफिकेशंस के रूप में बताया कि क्या आप एक्सट्रोवर्ट हैं या आप इंट्रोवर्ट हैं। तो अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप बाहर भी लोगों के साथ जुड़े हैं, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, आपको अपने बारे में रहते हैं, आप अपने में ही मगन रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है थ्योरीज की। पर्सनैलिटी की ऐसी कौन सी थ्योरीज हैं? तो इसके अंदर है सिगमंड फ्रॉइड 1961। फ्रॉइड तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड। तो ये व्यक्ति क्या है? ये पर्सनैलिटी की एक साइको एनालिटिक थ्योरी बोलते हैं, और इसे फादर ऑफ साइकेट्री भी बोलते हैं, फादर ऑफ साइकेट्री। फ्रॉइड 1961, इन्होंने साइकेट्री का पिता का पद मिला, एंड क्रेडिट एज अ फर्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड डेवलपमेंट बाय देयर स्टेजेस, and he considered as the first 5 years of the child life to be most important, and he believed that individual basic characters had been formed by the age of 5. फ्रॉइड ने व्यक्ति को 3 भागों में यहां पर बांटा है। जब उन्होंने अपनी थ्योरी रखी तो उन्होंने 3 तरीके से थ्योरी में बदलाव किए। वो क्या बदलाव है? यहां पर बदलाव है इड, ईगो और सुपर ईगो का। इड, ईगो और सुपर ईगो। देखिए इड का मतलब आखिर क्या है? इड का मतलब है मुझे अभी केक खाना है, तुरंत केक खाना है। यानी कि इंसान की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है,
आप उससे कैसे समझेंगे? एक व्यक्ति एक बात को, स्टेटमेंट को रखता है, मुझे केक अभी खाना है, मुझे केक अभी खाना है, ये बात आती है तो उसे बोलते हैं इड। दूसरा आता है ईगो, थोड़ा सा खा लेते हैं ना, ज्यादा नहीं थोड़ा सा खा लेते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा खा लेते हैं, कहीं कोई और ना ले ले, थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं। एंड सुपर ईगो, नहीं खाना चाहिए, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, डाइट खराब हो जाएगी, ये गलत है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, ये सही और गलत की सोच रखता है। तो इड क्या है? मुझे अभी खाना है। ईगो क्या है? थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं, थोड़ा सा तो खा लेते हैं, व्यवहारिक सोच आती है। और सुपर ईगो, नहीं खाना चाहिए, ये गलत है, डाइट खराब हो जाएगी। अब इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने पहला चीज बोली इड। इड में जो भी चीजें बोली गई हैं वो कैसा है? जैसे कि इसके अंदर हम लोग प्लेजर प्रिंसिपल्स को समझते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल्स को समझते हैं। जन्म से ही ये हमारे अंदर उपस्थित होता है। इसका उद्देश्य बहुत ही क्लियर है, ये तुरंत संतुष्टि चाहता है। अगर इड की बात करें, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, तुरंत इसे संतुष्टि चाहिए, भाई मुझे अभी खाना है, तुरंत इसको तुरंत चाहिए, हर चीज तुरंत। इड ड्राइवन बिहेवियर्स, यह आपके अंदर एक आवेगपूर्ण, आवेग इंपल्सिव, आवेगपूर्ण व्यवहार को लाता है, आवेगपूर्ण व्यवहार को आपके अंदर लेके आता है, आवेगपूर्ण व्यवहार को लाता है। दूसरा होता है ईगो। अब पहले में इड ने बोला कि मुझे अभी खाना है, ईगो कह रहा है कि ठीक है, ज्यादा नहीं थोड़ा तो खा लेते हैं। अब इसने क्या बोला? रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि ये वास्तविकता पे ध्यान रखता है। ये नहीं कह रहा है कि कोई नहीं केक कल खा लेंगे, नहीं, केक अभी खाना है, चाहे थोड़ा सा खाना, लेकिन खाना है। इडन में बोला खाना, केक खाएंगे, मुझे केक अभी खाना है। ईगो में बोला मुझे केक अभी खाना, चाहे थोड़ा सा ही खाना, लेकिन खाना जरूर है। डेवलप बिटवीन द एज ऑफ द 4 to 6 मंथ, 4 to 6 मंथ में डेवलप होता है। एंड एक्ट एज ए मीडिएटर टू मेंटेन अ हार्मोनी अमंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इड एंड द सुपर ईगो। तो यहां पर ये इड और सुपर ईगो के बीच में मीडिएटर के रूप में काम करता है और व्यक्तित्व को समझकर उसी के अनुसार प्रक्रिया देता है, व्यक्तित्व को समझ के उसके अनुसार प्रक्रिया देता है। इट एक्सपीरियंसेस द रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, अडॉप्ट एंड रिस्पॉन्स टू इट। ईगो, इड और सुपर ईगो के बीच में काम करता है और जैसी सिचुएशन वैसे ही वो इसके ऊपर रिएक्ट करता है। अब आता है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो सबसे ऊपर हो गया ना भाई, सुपर ईगो। सुपर ईगो परफेक्शन प्रिंसिपल है, परफेक्शन, पूरा सिद्धांत है, पूरा परफेक्शन। एंड ये 3 से 6 सालों के बीच में डेवलप हो जाता है। और इसके अंदर क्या देख रहे हैं हम लोग? आइडियली अच्छे व्यवहार पर मिलने वाला पुरस्कार से बनता है। अगर आप किसी के अंदर बार बार अच्छा करने पे उसे प्राइज दोगे तो उसके अंदर सुपर ईगो आ जाएगा, सुपर ईगो। और सुपर ईगो का मतलब होता है, सुपर ईगो का मतलब होता है कि वो सही और गलत की सोच रखने लगता है। सुपर ईगो का मतलब है वो सही और गलत की सोच रखता है। तो इड ने क्या कहा? मेरे को केक खाना है। ईगो में कहा चलो थोड़ा सा तो खा लो, लेकिन सुपर ईगो ने क्या कहा? अगर केक दूसरे को भी खिला देंगे तो क्या ही बिगड़ेगा, दूसरे को भी खिला दो। तो यहां पर ये चीज बदलाव में आती है। सेकंड है टोपोग्राफी ऑफ ए माइंड, टोपोग्राफी ऑफ ए माइंड। तो टोपोग्राफी ऑफ द माइंड क्या है? टोपोग्राफी ऑफ द माइंड क्या है? फ्रूड ने क्या बोला? टोपोग्राफी ऑफ माइंड। इसके अंदर कुछ पॉइंट रखे, जैसे कि कॉन्शियस चेतना, प्री कॉन्शियस अर्ध चेतना और अनकॉन्शियस अर्ध चेतना। 3 हिस्सों में हमने इसे बांटे हुए देखा है। टोपोग्राफी की बात करें कि आखिर फ्रूड के हिसाब से जो पर्सनैलिटी बनी है वो कैसी है? पर्सनैलिटी के 3 हिस्से हैं। व्यक्ति कॉन्शियस लेवल पे भी हो सकता है, प्री कॉन्शियस पे हो सकता है, अनकॉन्शियस पे हो सकता है। तो कॉन्शियस पे वो कैसे होगा? देखिए, कॉन्शियस पे वर्तमान में जो भी विचार है या स्मृतियां हैं हमारे ध्यान में होती हैं, वे चेतना में आती है। हम चीजों को कॉन्शियस लेवल पे समझते हैं कि हम चीजों में अवेयर होते हैं। ऑल मेमोरीज दैट रिमेन विद इन इंडिविजुअल अवेयरनेस, हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं, हम उन्हें चेतना में रखते हैं, हम उन्हें जानते हैं। दूसरा है प्री कॉन्शियस।
प्री कॉन्शियस में अभी वो हमारे ध्यान में नहीं है, दैट आर नॉट इन द प्रेजेंट अवेयरनेस, अभी हमारे ध्यान में नहीं है लेकिन याद आ सकती है। हम किसी का मोबाइल नंबर, लिखा है टेलीफोन नंबर, हम किसी के मोबाइल नंबर को भूल गए, अचानक से हम भूल गए और हम कहने लगे कि ठीक है अभी तो मुझे याद नहीं लेकिन थोड़ी बहुत देर बाद मेरे को याद आ जाएगा। ये क्या है? ये एक प्री कॉन्शियस है। और अनकॉन्शियस क्या है? अनेबल टू ब्रिंग अ कॉन्शियस अवेयरनेस, हम अनेबल हैं, हम नहीं कर सकते, हम कॉन्शियस लेवल पर नहीं आ सकते। अनेबल टू ब्रिंग कॉन्शियस अवेयरनेस। नेक्स्ट आता है डायनेमिक ऑफ द पर्सनैलिटी। डायनेमिक ऑफ द पर्सनैलिटी, देखिए डायनेमिक ऑफ द पर्सनैलिटी जो गति है ना, पर्सनैलिटी की जो व्यवहार की जो गति है वो कैसी है? क्या ये साइकिक एनर्जी है, कैथेटिक्स, एंटीकैथेटिक्स? यानी कि देखा जाए साइकिक एनर्जी, साइकिक एनर्जी का मतलब हो गया कि मानसिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा जो इड़ से उत्पन्न होती है, मानसिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा जो इड़ से उत्पन्न होती है। फोर्स इज इम्पेटस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटल फंक्शनिंग एंड देन ओरिजिनेट इन ए इड, ओरिजिनेट इन ए इड, जिसे क्या बोल रहे हैं? जिसे बोल रहे हैं लिबिडो, साइकोलॉजिकल नीड्स, दैट इज लिबिडो। हम क्या कर रहे हैं? मानसिक क्रियाओं के लिए आवश्यक एक ऊर्जा डेवलप कर रहे हैं जो हमारे इड से होती है, मुझे ये चाहिए, और मूल आवश्यकताएं जो हमारी होती है उन्हें ये पूरा करता है, हमारी जो आवश्यकताएं उन्हें ये पूरी करता है। उस वर्ड को बोलते हैं लिबिडो। तो इसे हम लोग बोलेंगे, करेंगे लिबिडो। कैथेटिक्स, इट इज प्रोसेस बाय विच द इड इन्वेस्ट एनर्जी इनटू ए ऑब्जेक्ट इन ए अटेम्प्ट टू अचीव ग्रेटिफिकेशंस लाइक इंडिविजुअल इंस्टिंक्टिवली टर्न्स टू अल्कोहल टू रिसीव स्ट्रेस। एक उदाहरण है कैथेटिक्स का कि तनाव दूर करने के लिए आप शराब पीते हो। भाई मैं ज्यादा तो नहीं पी रहा, मैं थोड़ी सी पी लेता हूं, है ना? आप क्या कर रहे हो? दारू का इस्तेमाल कर रहे हो। एक होता है एंटी कैथेटिक्स। एंटी कैथेटिक्स का मतलब है, इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल है ईगो एंड सुपर ईगो वुड अटेम्प्ट टू कंट्रोल द यूज ऑफ अल्कोहल विद रेशनल थिंकिंग, दैट इज अल्सर्स फ्रॉम द ड्रिंकिंग। हम यहाँ पे देखते हैं इसकी शराब के नुकसान को समझकर उसे वो नियंत्रित करना जानता है। यानी कि ईगो और सुपर ईगो अटेम्प्ट टू कंट्रोल, अटेम्प्ट टू कंट्रोल, हम यहाँ पर दारू पीना कंट्रोल करने लगते हैं जब हमें पता चलता है कि दारू पीने से अल्सर हो जाएगा। ये तीन चीज क्या है इसके अंदर? ये एक डायनेमिक है, गतिशीलता है पर्सनैलिटी की। नेक्स्ट आता है फोर्थ, इसमें लिखा है फ्रॉड स्टेज ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज की बात करें तो पहला आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी का जो 1 से 18 महीने का यानी कि 1.5 साल तक का बच्चा है, जिसमें ये इन्फेंट ऑब्टेन ग्रेटिफिकेशन बाय द टेकिंग एवरीथिंग इन बिगिंस टू डेवलप सेल्फ कंसेप्ट फ्रॉम द रेस्पॉन्स टू द अदर्स। एक बच्चा हर चीज को मुंह से अनुभव करता है, एक बच्चा हर चीज को अनुभव करता है, आत्म प्रेम को अनुभव करता है और अपने अंदर विकसित करने लगता है। एक बच्चा जिसकी उम्र 1 से 1.5 साल है, तो 1.5 साल का बच्चा क्या करता है? हर चीज को अनुभव करने लगता है। उसके लिए प्राइमरी एक प्राइमरी जो विकसित होना है वो अपने आप से प्यार करना भी हो जाता है। दूसरा होता है एनल स्टेज। एनल स्टेज का मतलब होता है जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि एक बच्चा चाइल्ड में कब बोलते हैं? जब वो 3 साल का होता है। तो 3 साल से पहले यानी कि 18 महीने से 3 साल के बीच में अगर एक बच्चा है तो आप उसे कैसे समझते हैं? आनंद का केंद्र गुदा और मूत्र मार्ग बन जाता है। छोटा बच्चा पेशाब करते समय खेलता है, ऐसा हो सकता है, वो खेलता रहेगा, तो ये उसके लिए एक प्रकार की लिबिडिनल एनर्जीज के रूप में डेवलप होता है जब बच्चा खेलता है। अधिक सख्त प्रशिक्षण से बच्चा अत्यधिक साफ सुथरा और जिद्दी हो सकता है। यानी कि अगर आप बात करते हो उसे ज्यादा सच्चा बनाने के लिए आप उस पर सख्ताई करके आते हो तो वो क्या कर सकता है? जिद्दी भी इसमें बन सकता है। नेक्स्ट आता है फेलिक स्टेज, यानी कि लेटर चाइल्डहुड आता है 3 से 6 साल के महीने में। इस केस में हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने जननांगों पर केंद्रित करता है, साथ ही जननांगों के डेवलपमेंट होने से उसके लिए क्या है, वो अपने माता पिता के प्रति भी आकर्षण को
विपरीत करने लगता है, यानी कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, शर्म महसूस करेगा तो पेरेंट्स से थोड़ा दूर होने लगता है। लेटेंसी स्टेज का मतलब होता है 6 से 12 साल के बीच का बच्चा। ऐसे केस में बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई करता है, प्यूबर्टी की एज डेवलप होती है, तो वो अपनी योजनाएं, अपनी भावनाओं को समझता है, पढ़ाई लिखाई के खेल कूद में अपना दिमाग लगाता है, और यौन भावनाओं को जो कि वो उसकी दब जाती है, ये क्या हमारा लेटेंसी स्टेज आ जाता है। और नेक्स्ट आता है आपका जेनाइटल स्टेज, और ये जेनाइटल स्टेज जो होता है उसमें 12 से 18 साल का होता है। अब यहाँ पर प्यूबर्टी की जो स्टेज है वो डेवलप हो चुकी है और वो चल रही है, और अब ये 12 से 18 साल का एक ऐसा समय पीरियड होगा जो एक एडोलेसेंस के लिए है। यहाँ पर किशोर लड़के और लड़की सभी यौन ऊर्जा पूर्ण तरह से सक्रिय हो जाती है, और यहाँ पर एक व्यक्ति परिपक्व तरीके से संबंधों की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ने लगता है। एरिक्सन स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एरिक्सन की एक ऐसी व्यक्ति विकास के चरण के बारे में है, एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टेज एरिक्सन ने जो दिया है, इसे 8 एज ऑफ मैन भी कहते हैं, इसे 8 एज ऑफ मैन भी कहते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या है? देखिए, जन्म से पैदा हुआ बच्चा और 1.5 साल तक के बच्चे के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, और उन बदलावों के बारे में अगर हम लोग बात करें, जिसमें शिशु में माँ या देखभाल करने वालों के साथ अनुभव से विकास विकसित होता है। जरूरतें पूरे होने पर विश्वास पैदा होता है, आत्मविश्वास आता है, आशाएं आती हैं, सुरक्षा की भावना होती है, संदेह, असंतोष, बनने की कठिनाई, संबंध बनने में कठिनाई, ये सब असफलताओं में आता है। तो सफलता, असफलता, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, दोनों तरह की चीजें बच्चे के अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक प्रकार की लज्जा, शेम और डाउट है, संदेह है। 18 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे के अंदर आता है, यानी कि बच्चा खुद काम करना सीखता है, जैसे चलना, उठना, बैठना, बोलना, लोगों से बात करना, लोगों को सीखना, ये सब बच्चे सीखता है धीरे धीरे। तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा? आत्मनियंत्रण आएगा, स्वतंत्रता आएगी, ये उसकी सफलता है। एक बच्चे के अंदर सफलता है, लेकिन साथ साथ में ऐसा हो सकता है बहुत बार आत्मविश्वास की कमी भी देखने को मिल सकती है। ये दूसरों पर निर्भर हो सकता है, अभी भी इसे शर्म भी आ सकती है। तो स्ट्रगल ऑफ द होल्डिंग ऑन ए लेटिंग गो मस्ट डिपेंड ऑन द अमाउंट एंड द टाइप ऑफ द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द अडल्ट। बहुत बार हम इसमें देखते हैं कि हम लोग लेटिंग गो करने वाली आदत होती है, यानी कि हम धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, एकदम नहीं सीख पाते हैं तो हम चीजों को बहुत बार छोड़ देते हैं कि ठीक है लेट इन गो, जिसे जाने दो। तो ये सारा हम क्या है 18 महीने से 3 साल के बीच में सीखेंगे। और थर्ड नंबर पर है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहला बनाम अपराध बोध। गिल्ट है ना, गिल्ट है ना, गिल्ट का मतलब है पहली बार ये बोध होना कि मैं अपराधी हूं। पहल बनाम अपराध बोध, मैंने पहला अपराध किया, ये जो विचार है 3 से 6 साल के बीच में आता है, इसको हम लोग लेट चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं। इसमें जो उद्देश्य है ये डेवलप होता है, एक एबिलिटी डेवलप होती है, एक सेंस ऑफ पर्पस होता है, जिसमें बच्चा नई नई गतिविधियां सीखना शुरू करता है, उसके अंदर भावनाएं बदलती हैं, रचनात्मक तरीके से भावनाएं बदलती हैं, उसके अंदर अपराध का बोध होता है, हीनता आती है। अच्छी और सही, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, दोनों चीजें उसके अंतर्गत डेवलप होती हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, देखिए इंडस्ट्री क्या है? एक उद्योग की तरह से है, उद्योग। तो उद्योग बनाम हीनता, 6 से 12 साल के बीच में उद्योग बना हीनता, इंफीरियरिटी, हीनता। आप किसी के प्रति आपके अंदर हीन लाते हो, हीन भावना। बच्चा ये सीखने लगता है, प्रतियोगिताओं में भाग लेता है,
अब जब बच्चा प्रतियोगिता में भाग लेगा तो वो धीरे धीरे अपने अंदर रुचि लेके आएगा। तो काम करने की जो रुचि उसके अंदर आएगी, उसको ध्यान में रखते हुए उसके अंदर कुछ सफलता आएगी, कुछ असफलता आएगी। सफलताओं में आएगा उसके अंदर आत्मविश्वास, उपलब्धि को पाने की भावना आएगी, लेकिन साथ ही कुछ असफलता आएगी, जैसे कि लोगों की बढ़ोतरी को देख के उसके अंदर हीन भावना आ सकती है, अपने अंदर असफलता का डर आ सकता है। तो ये हमारे अंदर एक इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी को लेके आता है, जो 6 साल से 12 साल तक के बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। बहुत बार बच्चे के अंदर अपनी पहचान को लेके एक कंफ्यूजन डेवलप होता है। तो 12 से 20 साल का बच्चा जो एक एडोलोसेंस एज में है, अभी वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसे जिंदगी में क्या बनना है, लेकिन एक किशोर उसे खोजना शुरू करता है एडोलोसेंस में। मान के चलते कोई बच्चा 12वीं कर रहा है, वो ये सोचता है कि मेरे को कल को बड़ा होके डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। तो अभी वो डॉक्टर इंजीनियर की ना ही उसने पढ़ाई करी है, ना ही वो बना है, लेकिन उसने भविष्य की सोच तो रखी है। तो ये क्या है, एक प्रकार की एक भ्रम है जो उसके अंदर बनता है, एक कंफ्यूजन डेवलप होता है कि मुझको डॉक्टर में जाना चाहिए, मेरे को इंजीनियर जाना चाहिए। डॉक्टर जाऊंगा तो बायोलॉजी लेना पड़ेगा, इंजीनियर जाऊंगा तो मैथ लेना पड़ेगा। देयर इज अ बिग डिफरेंस, इवन अ कंफ्यूजन डेवलप होता है बिटवीन डायरेक्शंस, लाइफ में क्या करना है। नादर वन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब देखिए इंटीमेसी क्या होता है। इंटीमेसी का मतलब होता है आप किसी के निकट आते हो, दैट इज इंटीमेसी, यानी कि दो लोग आसपास आ रहे हैं, उनके बीच में इंटीमेशन आ रहा है, इंटीमेसी डेवलप हो रही है। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अलग रख रहा है, वो आइसोलेशन होता है। तो 20 से 30 साल का ये टाइम पीरियड जो है इसमें समझना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनली कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बाद आप कॉम्पिटेटिव पढ़ना चाहोगे, ऐसे केस में होगा क्या, आपके सामने दोनों ऑप्शन है। या तो आप किसी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू करोगे, उसके करीब आओगे, आप इंटीमेशन में रहोगे, गहरे संबंधों में जाओगे, आप सीखोगे। अब गहरा संबंध कहाँ हो सकता है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, आप पर्सनल चीजों में भी, जैसे कि प्रेम हो गया और या फिर प्रतिबद्धता हो गई। लेकिन अगर आप आइसोलेशन की बात जाओगे तो आपके अंदर एक फेलियर होने के डर की वजह से अकेलापन आ सकता है, अलगाववाद आ सकता है आपके अंदर, आप अकेला अपने आप को कह सकते हो भाई मैं तो अकेला रहूंगा। तो दोनों ही चीजें हैं जो यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट आता है जनरेटिवली वर्सेस स्टेग्नेशन एंड सेल्फ एब्जॉर्प्शन। सेल्फ एब्जॉर्प्शन है ना, सेल्फ एब्जॉर्प्शन। अब ये सेल्फ ऑब्जॉर्प्शन होता क्या है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन, सेल्फ ऑब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि इंसान अपने आप को, सेल्फ एब्जॉर्प्शन, हर एक व्यक्ति अपने आप को एब्सॉर्ब करता है ना, अपने आप को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। एंड देयर इज 30 से 65 साल के बीच में जब एक व्यक्ति एडल्ट होता है तो उसकी पीढ़ियां बढ़ती हैं। तो वो क्या सोचता है, मैं अगली पीढ़ी को क्या देके जाऊं। आपने उससे पहले देखा कि आपके सामने कंफ्यूजन है, मैं क्या बनूं, लेकिन अब आप कह रहे हो कि अब मैं जो बनना था बन गया, अब मैं अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को क्या देके जा सकता हूं। मैं पैसे देके जा सकता हूं, अपना बिजनेस देके जा सकता हूं। अब ये व्यक्ति अपनी सफलता में संतोष चाहता है, अपनी उपलब्धि चाहता है। लेकिन अगर इसको असफलता मिलती है तो इसके अंदर एक स्वार्थ डेवलप आएगा, एक ठहराव डेवलप आएगा। तो व्यक्ति कुछ नहीं बन पाया, वो वहीं बीच में ठहर गया, तो वो उसका एक असफलता होगी। अगर उसके अंदर संतोष डेवलप हो गया तो उसके अंदर वो सफलता होगी। तो ये क्या है, एक प्रकार का जनरेटिवली वर्सेस स्टेग्नेशन है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन है जो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। देखिए इंसान 65 साल या उससे ज्यादा में क्या सोचता है, वो हमेशा सोचता है कि मैंने जिंदगी जो जी है उसका मूल्य क्या है, मैंने जिंदगी के 65 साल खर्च किए हैं, आखिर मुझे क्या मिला। तो हमेशा वो अपनी आत्मा में एक संतोष ढूंढता है। कहीं ना कहीं उसे मरने का एक भय डेवलप होता है कि अगर मैं मरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, अगर मैं मरूंगा तो मेरे बाद परिवार का क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि मुझे पछताना पड़ेगा,
ऐसा तो नहीं मुझे अकेलापन रहना पड़ेगा या मुझे निराशाओं में जाना पड़ेगा। तो एक इंसान के अंदर एक इस प्रकार की ईगो आती है, वो ये सोचता है कि यार कम से कम ना मेरे साथ क्या हो सकता है, तो वो अपने जीवन का मूल्यांकन करने लगता है। वो मूल्यांकन कर सकता है संतोष का, असंतोष का या मृत्यु के भय का। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक पर्सनैलिटी के माध्यम से इंसान समझने लगता है, जो कि इरेक्शन के बारे में इरेक्शन ने बताया। अब बात करते हैं हाउ यू मेजर एंड इवेलुएट पर्सनैलिटी। अब आपने पर्सनैलिटी तो कह दिया, एक व्यक्तित्व की बात करिए। अब बहुत ही ज्यादा आपको एक सिंपल सी बात समझनी है, आखिर पर्सनैलिटी है क्या। देखिए, व्यक्तित्व का मतलब होता है हम जैसे हैं वो हमारा व्यक्तित्व है। क्या हम अपने आप में रहते हैं, इनवर्ट हैं? क्या हम लोगों के बारे में भी सोचते हैं, एक्सट्रोवर्ट है? क्या हम लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, एक्सट्रोवर्ट है? क्या हम अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, इंट्रोवर्ट है? ये क्या चीज है? दैट इज द मेजरमेंट, दैट इज द एक्चुअल में ये एक पर्सनैलिटी ही है कि हमारे अंदर पर्सनैलिटी कैसा होता है। और अगर हम इसे उस पर्सनैलिटी को मेजर करने की बात करें तो पहली चीज है सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स होता है, दूसरा ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, थर्ड है अदर्स टेक्निक्स। अगर हम बात करते हैं सेल्फ रिपोर्ट की, देखिए हर एक व्यक्ति अपनी रिपोर्ट कैसे बता सकता है। आप किसी भी व्यक्ति की जानकारी कैसे ले सकते हो? मान के चलते हो सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स आपने यूज किया। सेल्फ रिपोर्ट आपने दूसरे को नहीं भेजा है, आपने खुद इस रिपोर्ट की जानकारी ली है। व्यक्ति क्या करता है, अपने बारे में जानकारी खुद देता है ना। कैसे खुद देगा? जब कोई व्यक्ति उसके साथ इंटरव्यू में आएगा, आप उसे इंटरव्यू में ही लीजिए, आप उससे इंटरव्यू कीजिए। इंटरव्यू के लिए क्या करना है, आईपीआर बनाना पड़ता है। आप लोगों से फेस टू फेस बात करते हो, आप टेलीफोन पे भी बात कर सकते हो, आप उस व्यक्ति से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप मेथड्स में ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, अपीयरेंस ले सकते हो। आप हर तरह से उस व्यक्ति से एक सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स क्या रही? कोई भी व्यक्ति अपने बारे में पूरा जो डाटा देगा, किसी भी स्टडी को ध्यान में रखते किसी भी व्यक्ति को, तो वो खुद डाटा देगा। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स में कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि कंडीशन ऑफ ए इंडिविजुअल, वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर, नॉन वर्बल एक्टिविटी, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब चीजें क्या है, एक ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति आपका आंकलन करता है। अब मैं किसी भी व्यक्ति का आंकलन कैसे करूं? मैं किसी की व्यक्ति को देख के उसकी पर्सनैलिटी का कैसे अंदाजा लगाऊंगा? तो पहली चीज मुझे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी देखनी पड़ेगी, वो कैसे बात करता है, उठता है, बैठता है, उसके अंदर किस तरह से चेंजेस आते हैं, वो सब देखना पड़ेगा। उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसकी रेडियोग्राफी की तरह उसको स्कैन करना पड़ेगा, उसकी लाइफ को। वर्बल कम्युनिकेशन देना पड़ेगा। एज ए नर्स हमें पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, वो कैसे कन्वर्सेशन करता है। नॉन वर्बल में हम बॉडी के चेंजेस को देख सकते हैं, पेशेंट के एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं, उसकी लाइफ में चेंजेस को देख सकते हैं, एक्टिविटीज पे ध्यान दे सकते हैं, यहाँ तक कि हम उसके एनवायरमेंट पे भी ध्यान दे सकते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, केस स्टडी मेथड और अदर टेक्निक्स का इस्तेमाल। अब ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है क्या? देखिए, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का मतलब होता है किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन रखना और उस रिकॉर्ड को हर एक स्टेज पर उस बच्चे के रिकॉर्ड को, उस बच्चे के बारे में रिकॉर्ड को एक लंबे समय तक बना के रखना, उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का मतलब है एक संचयी रिकॉर्ड, एक बच्चे के बारे में सारा डिटेल जो हमें उस समय चाहिए वो सारा हमें रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है। केस स्टडी मेथड क्या है? केस स्टडी मेथड क्या होता है? जन्म से लेके आप एंड तक उसके बारे में जानकारी लेते हो। रीऑर्गेनाइज, रीरिटन फ्रॉम इन्फेंसी अप टू एडल्टहुड, रियली स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड। आप क्या कर सकते हो? अपने डिटेल्स को पता करने के लिए, बच्चे की हिस्ट्री पता करने के लिए आप उससे बार बार चीजें पूछते हो, आप उसकी हिस्ट्री लेते हो, केस स्टडी बनाते हो। और भी बहुत सारी टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज कर सकते हो। तो आप इनसे पेशेंट के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का पता लग सकते हो, उसकी पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हो। ये सब चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें जिन्हें हम बात करें, ये सारी की सारी चीजें हैं कि कैसे आप मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे आप इवेल्युएशन कर सकते हैं पर्सनैलिटी का। 3 तरीके से करेंगे। सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स, पेशेंट खुद अपने बारे में बताएगा। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स,
हम पेशेंट के बारे में पता करेंगे और अदर टेक्निक्स जिसमें हम और बाकी चीजों के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि एज अ नर्स हाउ वी आइडेंटिफाई अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो पहला है नॉलेज ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्सनैलिटी एंड असिस्ट द नर्स हु वर्क इन अ मेंटल हेल्थ सेटिंग्स। अगर कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ सेटिंग्स में काम कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति पेशेंट की पर्सनैलिटी का पता लगा सकता है। बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज द बिहेवियर एसोसिएटेड इड ईगो एंड सुपर ईगो। कोई व्यक्ति अचानक से कहता है मुझे तो चाहिए, अरे मुझे थोड़ा सा तो चाहिए, अरे मेरे को तो पूरा चाहिए, अच्छा रहेगा गलत रहेगा, जिसमें चेंजेस देखने को मिलते उस हिसाब से वी कैन कैरेक्टराइज इड ईगो एंड सुपर ईगो। अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। हमारे अंदर ये भी एक टेक्निक्स होना चाहिए कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कैसे हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना है। इनकॉर्पोरेट सोशल कल्चरल कॉन्सेप्ट इनटू अ डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। हम एक सिस्टमैटिक स्टेप वाइज अप्रोच आउटलाइन प्रोवाइड करा सकते हैं जिसके द्वारा हम एक कंप्लीट स्टेज करते हैं और बहुत से इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगलिंग कर रहे हैं जिसमें हम लोग नंबर ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज को देख सकते हैं। तो एक नर्स क्या करती है? नर्स कैन प्लान care to assist these type of the people and then fulfill these tasks and moving on the higher development level. Nurse can assisting or teaching to advising the parents, teaching families responsibilities in a developing to achieve the development task in personality. तो पर्सनैलिटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एज अ नर्स हम लोग ये पता कर रहे हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके से काम कर रही है और हम उसके अनुसार उसको बेहतर रेस्पॉन्स कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं।